सुर्खियों में। नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज का विषय है सुरों की विरासत, तानसेन समारोह और भारतीय संगीत परंपरा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा में तानसेन एक ऐसा नाम है जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारी सांगीतिक चेतना में जीवित है। ग्वालियर की धरती से उपजा तानसेन समारोह न केवल एक संगीत आयोजन है बल्कि ये साधना, गुरु शिष्य परंपरा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस समय ग्वालियर में 101वां तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम तानसेन समारोह के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समकालीन महत्व पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं तानसेन संगीत समारोह पर हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। संगीत धानी ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वर्चुअल मुख्य अतिथि में आयोजित हुए भव्य तानसेन समारोह में शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक पंडित राजा काले मुंबई को वर्ष 2024 एवं विश्व विख्यात संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य कोलकाता को वर्ष 2025 के तानसेन अलंकरण से विभूषित किया गया। इसी तरह मंडलेश्वर की साधना परमार्थिक संस्थान समिति को वर्ष 2024 एवं ग्वालियर की रागायन संगीत समिति को वर्ष 2025 के राजा मान सिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया गया। साधना परमार्थिक संस्था की ओर से श्रीमती प्रेरणा कोल्हटकर एवं रागायन संस्था की ओर से महंत राम सेवक दास जी महाराज ने सम्मान प्राप्त किया। शुभारंभ समारोह के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला भी शामिल हुए। मुख्य मंच पर संभाग आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त संघप्रिय, संस्कृति संचालक एनपी नामदेव व उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के निदेशक प्रकाश सिंह ठाकुर एवं दीपक शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। तानसेन समारोह के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों द्वारा तानसेन समारोह पर केंद्रित स्मारिका का विमोचन किया गया। साथ ही ग्वालियर घराने के मूर्धन्य गायक राजा भैया पूछवाले की बंदिशों को संग्रहित कर प्रकाशित की गई पुस्तिका स्वरंग दर्शन का विमोचन भी किया गया। ये पुस्तिका पीएल गोहतकर एवं बाला साहब पूछवाले द्वारा तैयार की गई है। तानसेन समारोह की सायंकालीन प्रथम सभा में पंडित तरुण भट्टाचार्य कोलकाता के संतूर वादन, आभा विभा चौरसिया इंदौर के युगल गायन और पंडित राजा काले मुंबई के गायन ने संगीत रसिकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सभा का शुभारंभ माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के संगीत साधकों द्वारा प्रस्तुत ध्रुपद गायन के साथ हुआ। ध्रुपद गायन से पूर्व इस सभा में विक्रम राणा ने दीर्घ शंख ध्वनि के साथ संगीत सभा का आगाज किया। इसके पहले प्रातःकाल बेला में तानसेन की समाधि पर शहनाई वादन, ढोलीबुआ महाराज की हरि कथा व मिलाद वाचन एवं चादरपोशी के साथ तानसेन समारोह 2025 का पारंपरिक शुभारंभ हुआ। हरि कथा का महत्व है कि आज इतने सालों से 100 वर्ष हो गए, तब से जो पारंपरिक जो कार्यक्रम चल रहा है वो आज तक चल रहा है। जिसमें सबसे पहले धार्मिक कार्यक्रम होता है, उसके अंतर्गत हरि कथा है, चादर पोशी है, मिलाद है, ये सब कार्यक्रम होते हैं। पश्चात संगीत सभाएं प्रारंभ होती है। संगीत की पावन नगरी ग्वालियर में आयोजित 101वें तानसेन समारोह के दूसरे दिन प्रातःकालीन संगीत सभा का शुभारंभ भारतीय संगीत महाविद्यालय के संगीत साधकों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक ध्रुपद गायन के साथ हुआ। इसके पश्चात पंडित सुनील पावगी ग्वालियर ने हवाइन गिटार जैसे दुर्लभ पाश्चात्य वाद्य पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देकर संगीत रसिकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रातःकालीन सभा की अंतिम प्रस्तुति प्रसिद्ध सारंगी वादक
घनश्याम सिसोदिया दिल्ली की रही। श्री सिसोदिया की प्रस्तुति ने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित हो रहे 101वें तानसेन समारोह के दौरान होने वाली कुल 10 संगीत सभाओं में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित और युवा संगीत साधक गायन वादन के माध्यम से संगीत सम्राट को अपनी स्वरांजलि दे रहे हैं। ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं श्री प्रकाश सिंह ठाकुर। आप उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल में निदेशक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। सर, पहला सवाल ये है, तानसेन समारोह को भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन माना जाता है। इसके ऐतिहासिक महत्व को आप कैसे देखते हैं? बेसिकली क्या है कि इस बार जो तानसेन समारोह मनाया जा रहा है, ये 101वां तानसेन समारोह है जी। और ये है तो मध्य प्रदेश जी। का सबसे प्रतिष्ठित समारोह माना जाता है जी। जी। और ये अपने ग्वालियर का गौरव भी है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो तानसेन थे वो ग्वालियर के पास जो बेहट गांव में है, उनका जी। जन्म जी। वहाँ पे हुआ था और स्वामी हरिदास के यहाँ उनकी शिक्षा हुई थी जी। जी। गायन की। और जी। वहां से उनकी जब प्रसिद्धि फैली तो वो रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ राजगायक के रूप में नियुक्त हो गए थे। जी। 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 उनकी प्रसिद्धि से अकबर ने प्रभावित होकर वहां अपने जो नवरत्न होते हैं जी। जी। उनमें उनको शामिल कर लिया था। हुँ। और वहां से फिर उनको जो मुख्य प्रसिद्धि है वहां से फिर वो जो ओरिजिनल तानसेन है वो कहलाए। बिल्कुल। जी। और इसी में क्या है कि ग्वालियर घराने की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। जी। ग्वालियर घराने की जो उत्पत्ति है वो उस्ताद हस्सू खां हद्दू खां से मानी जाती है। इस घराने में खुले गले से गाया जाता है। यह ख्याल की शैली का घराना माना जाता है। इस घराने में कृष्णराव पंडित, राजा भैया पूंछवाले, कुंडल गुरु, उल्हास सालकर जैसे बड़े गायक हुए हैं। जी। इन्हें जी। ख्याल घरानों की गंगोत्री भी कहा जाता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, वाक़ई। सर, तानसेन समारोह केवल संगीत की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अनुष्ठान भी है। सर, हम्म आपसे विशेषताएँ जानना चाहेंगे इस समारोह की। तानसेन समारोह देखिए, तानसेन समारोह एक संगीत का एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। जी। और इसमें क्या है कि तानसेन समाधि पर जो समारोह का आरंभ होता है, ये जी। मंगलवाद्य शहनाई वादन से होता है, जो एक लंबे समय से मजीद खान साहब करते आ रहे हैं। जी। तानसेन चूंकि जन्म से ऐसा माना जाता है कि हिंदू थे और बाद में वो शायद उनने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। जी। जी। तो आरंभ में हरि कथा की जाती है जो ढोली बुआ महाराज द्वारा की जाती है। जी। जी। इसके पश्चात मिलाद और चादर पोशी होती है, जो जी। पहले तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस साहब के यहाँ होती है। फिर जी। तानसेन के यहाँ से तानसेन जी के यहाँ होती है। इस बार हमारे जो संस्कृति संचालक हैं हमारे हुँ। नामदेव सर, और चूंकि मैं निदेशक हूँ तो ये हम लोगों ने इसको परंपरागत तरीके से ये रस्म निभाई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। सर, एक सवाल और है, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी की भूमिका तानसेन समारोह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो ये है कि ये फिर से मैं बोलूंगा कि ये हुँ। बहुत बड़ा संगीत का समारोह माना जाता है। जी। 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 तो इसमें जो कलाकारों का चयन होता है वो शासन द्वारा एक जूरी गठित की जाती है, उसके द्वारा कलाकारों का चयन होता है। क्योंकि बिल्कुल। सभी कलाकारों का एक सपना होता है कि उन्हें तानसेन समारोह में मंच मिले। वाक़ई और सर। उसकी गरिमा बनाने के लिए एक जूरी गठित होती है शासन स्तर पर। उस जूरी के द्वारा कलाकारों का चयन किया जाता है। बिल्कुल। और उसी के लिए चूंकि ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को मौका मिले, तो हुँ। पूर्व रंग में जैसे शिवपुरी, दतिया, बटेश्वर,
हुँ। और जो ग्वालियर के कुछ प्रमुख स्थान हैं जैसे टाउन हॉल, बेजताल, संगीत विश्वविद्यालय, ध्रुपद केंद्र, यहाँ पर भी संगीत की प्रस्तुतियां होती हैं। जी, और जी। इन यहाँ पर भी युवा कलाकारों को मौका दिया जाता है। जैसा मैंने सुना है या बताया जाता है या ऑन रिकॉर्ड भी है कि जिन कलाकारों को यहाँ पे मौका दिया जाता है वो कलाकार कभी कभी बहुत बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका सुनने को मिलता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आते हैं। जी, क्योंकि जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे यहाँ कलाकार आते हैं इनका चयन हमारे जो आईसीसीआर के द्वारा होता है। और हुँ। उनके माध्यम से कलाकार जो भी शासन निर्देश देता है तो ये कलाकार आईसीसीआर के द्वारा आते हैं। और उन्हीं के द्वारा ये पूरा मतलब कार्यक्रम संपन्न होता है। जी। वाक़ई से युवा प्रतिभा हैं और जो कलाकार हैं उनका वाक़ई सपना होता है कि वो भी तानसेन समारोह में अपनी प्रस्तुति दें और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। सर इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? सबसे पहले तो ये कि ये ग्वालियर का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण समारोह जी, सॉरी जी। कार्यक्रम है। जी। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। और इसका जो भी है मतलब अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी बताने का है, दोस्त यारों को जो नहीं आते हैं उनको भी लेके आए। और ये जो परंपरा पिछले 101 साल से चली आ रही है, जी, जी। इस परंपरा को उनका जो भी योगदान बनता है, जो हुँ। भी हमारे श्रोता हैं, जो भी जिस वर्ग के भी श्रोता हैं, जैसे आप लोग मीडिया से हैं, सभी जी, लोग जी, हैं, जी। तो जी, जी। अपना-अपना ग्वालियर के प्रति फर्ज निभाएं। और इसके बारे में जितनी भी सकारात्मक बातें होती हैं, जो भी सुझाव होते हैं, वो सुझाव हम लोगों तक पहुंचाएं और सकारात्मक बातों को आगे रखें कि ये और अच्छे से अच्छे तरीके से अपन तानसेन तानसेन समारोह मनाएं। बिल्कुल सही आपने कहा कि कहते हैं कि कलाकारों और श्रोताओं का एक अद्भुत रिश्ता होता है। भारी संख्या में श्रोता पहुँचते हैं तो कलाकारों का उत्साह भी बहुत रहता है। उत्साह। तो हम श्रोताओं जी। से भी अपील करते हैं कि ग्वालियर क्या देश और दुनिया से भी यहाँ पर श्रोता भी आते हैं और आर्टिस्ट भी आते हैं तो कार्यक्रम में पहुँचे और कार्यक्रम को सफल बनाएँ। सर बहुत-बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। और आज के हमारे दूसरे मेहमान भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं अभिजीत अरुण सुखदाणे। आप ग्वालियर एवं बेहट ध्रुपद केंद्र में निदेशक हैं, गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जी, नमस्कार, बताइए। अभिजीत सर, ध्रुपद को भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन शैलियों में माना जाता है। हाँ, तानसेन हाँ। समारोह में ध्रुपद का क्या महत्व है? जी ध्रुपद जो है शास्त्रीय संगीत की पहली शैली है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई। यूँ हमारा संगीत जो है वेद से आया है, तो हुँ। उसमें सामवेद से आया है। तो पहले इसे सामगान के रूप में जाना जाता था। जी, जी। और सामगान से होता हुआ ये प्रबंध हुआ और ध्रुव नाम के प्रबंध से ये ध्रुपद हुआ। ध्रुव का अर्थ होता है ध्रुव तारा और पद का अर्थ होता है कविता। जी। तो ध्रुव तारे के समान चमकता हुआ अटल शास्त्र सम्मत पद ये ध्रुपद कहलाता है। इसे पहले संस्कृत में गाया जाता था। सन 1486 से 1505 के बीच में जी, जी। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसे संस्कृत से ब्रजभाषा में रूपांतरित किया। जी। उन्होंने मानकोतुल ग्रंथ भी लिखा और उन्होंने अनेकों ध्रुपद का भी वर्णन किया। बैजू जो है उनके राजाश्रय में थे, तानसेन जो है उनकी शाला में पढ़े हुए हैं। तो और तानसेन समारोह चूंकि उस कालखंड में ध्रुपद ही एक शैली थी जो गाई जाती थी, इसलिए संगीत सम्राट तानसेन हो चाहे उनके पहले के बैजू हो, तो ये सब जी। लोग ध्रुपद ही गाते थे। तो तानसेन समारोह में ध्रुपद का भी महत्व इसलिए है क्योंकि तानसेन बेसिकली ध्रुपद ही गायक थे हुँ। और इसलिए उसका महत्व है थोड़ा। बिल्कुल सर। सर एक जी। और सवाल है, आज के डिजिटल और तेज़ रफ़्तार संगीत युग में ध्रुपद जैसी विधा को तानसेन हाँ। समारोह कैसे संजो कर रख सकता है? देखिए डिजिटल और वो तो सब जगह है ही। जी, जी। मतलब ऐसा नहीं है कि ध्रुपद ये डिजिटल नहीं करते और हुँ। तानसेन समारोह संजो के रखता है। जैसे देखिए तानसेन समारोह की हर सभा में के आरंभ में हुँ। ध्रुपद की प्रस्तुति होती है और हर हर विद्यालय की ध्रुपद की प्रस्तुति होती है। और यही नहीं कि उसमें जो बड़े ध्रुपद गायक रहते हैं उसमें 5 से 6 गायकों की हर साल प्रस्तुति रहती है, जो जी, इस जी। वर्ष भी है। हाँ। सर एक और सवाल ये है कि युवा पीढ़ी के लिए तानसेन समारोह और ध्रुपद से क्या संदेश मिलता है? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए बेसिकली तानसेन समारोह एक
मुझे लगता है एक जो भी व्यक्ति जाता है तो संगीत देखिए ये एक टेस्ट की तरह है, धीरे धीरे डेवलप होता है इसका ना। आप छोटे बच्चे को भी आप चखाते हैं कुछ भी, तो जी, वो जी। उसे धीरे धीरे चटाते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट डेवलप होता है। तो बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत एक टेस्ट है जो जो धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होता है। तो जो यंगस्टर हैं वो आते हैं और सुनते हैं, मतलब जिनके अंदर टेस्ट है और जिनके अंदर नहीं भी है और जिनके अंदर क्रेज है वो भी सुनते हैं, क्योंकि म्यूजिक अपने आप में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। तो बिल्कुल। सबको सबको अच्छा लगता है और तानसेन समारोह में भी अच्छा लगता है बिल्कुल ऑब्वियसली। सही कहा सर आपने, बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया है। सर जी, तानसेन समारोह इस साल 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि 101वाँ वर्ष है तानसेन समारोह का और ये एक बड़ी लंबी परंपरा है, क्योंकि 101 वर्ष जो है वो ऐसी इतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं ना। तो जी, जी। हर साल उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, ग्वालियर के स्थानीय कलाकार, पूरे जगत के कलाकार उसमें आते हैं, प्रस्तुति देते हैं। तो ये एक यज्ञ के जैसा है। तो वो मतलब जो उतना आसान तो नहीं है, पर सब लोग इसमें मदद करते हैं, इसका भाग है, इस कारण से ये हो पा रहा बिल्कुल सर। है सर ना? जो आजकल देखा जाए तो जो हमारे युवा कलाकार हैं, उनके लिए धैर्य और रियाज़ कितना ज़रूरी हाँ, है? देखिए धैर्य संगीत में सबसे पहले ज़रूरी हुँ। है ना? जी, जी। धैर्य के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। है ना? क्योंकि अगर आपको कलाकार बनना है तो कम से कम सा 1 से लेके 2 घंटा लगाने लगाने की ज़रूरत होती बिल्कुल, बिल्कुल है ना? सही कहा तो सर। वो जो है मूर्छना करने की ज़रूरत होती है 1 से 2 घंटा। कम से कम आप 6-7 घंटे अगर अपने आप को रोज़ देते हैं, 6 घंटे तो भी देते हैं, तो हुँ। ही आप कलाकार बन सकते हैं। है ना? तो उतना उतना धीरज रखना ज़रूरी है, उससे उसके बाद जो मिलता है वो तो मतलब आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं संगीत अगर आप करते हैं तो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, सर जी। गुरु शिष्य परंपरा पर आप क्या कहना चाहेंगे? संगीत में कलाकार बनने के लिए जी। सिर्फ़ एक ही परंपरा है, जो है गुरु शिष्य परंपरा। जी, है ना? जी। इसमें 1 टू 1 बच्चे सीखते हैं, या जो भी सीखने वाले हैं वो सीखते हैं और गुरु के सानिध्य में गुरुमुख से जो निकला हुआ स्वर है, वो सीखते हैं और उनका न केवल स्वर बल्कि उनका रहना-सहना, वो कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उनका गाने का अंदाज़ है या उनकी जीवन शैली कैसी है, सभी चीज़ सीखते हैं हम। हमारे टीचर से प्रभावित होते ही हमारे गुरु से प्रभावित होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में कठिन अभ्यास मतलब गुरु एक टेस्ट देता है बच्चों को, एक एक अभ्यास देता है। तो उस अभ्यास के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। सर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वे शास्त्रीय संगीत की आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं और सोशल मीडिया पे भी है, जी, तो जी। कई तरह की चीज़ें हैं। तो आप शास्त्रीय संगीत को सुनने की आदत डालें, धीरे-धीरे आदत पड़ेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा तो आपका मन शांत रहेगा, आप और थोड़े क्रिएटिव बन जाएँगे और काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। तो ये एक हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है जो हम हमारे अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी, जी, धन्यवाद। जी, जी। और हमारे अगले मेहमान हैं भारत नायक। आप वरिष्ठ सितार वादक एवं व्याख्याता तथा शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में पदस्थ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर पहला सवाल ये है कि तानसेन समारोह में वाद्य संगीत की परंपरा को आप कैसे देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? तानसेन समारोह में वाद्य संगीत, वैसे संगीत में सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जी, जी। लेकिन वाद्य संगीत में जैसे कि क्लासिकल में आपका सितार वादन है, सरोद है, जो एकल वादन चल रहा है, जी, जी, जी। वह यहाँ सभी को मौका मिलता है और वादन का बच्चों को रसास्वादन होता है। हुँ, चूंकि ग्वालियर एक सांगीतिक घराना है, हुँ, हाँ, और संगीत के घराने के साथ यहाँ आपके मैयर घराने से भी लोग बिलोंग करते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। हुँ, तो वाद्य संगीत की महत्वता ये है कि बच्चों को उससे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और वाद्यों को बच्चों को, विद्यार्थियों को जानने का मौका मिलता है। हुँ। चूंकि आजकल तानसेन में देश विदेश के भी लोग आ रहे हैं, तो उन वाद्यों को भी जानने का मौका मिलता है, भारतीय शास्त्रीय वाद्यों के अलावा भी। तो इससे वाद्यों की परंपरा बनी रहती है। जैसे सितार है, जी, तो जी। ये लुप्त होता जा रहा है। सरोद है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लुप्त हो रही है, लेकिन चूंकि समारोह में जब इन वाद्यों का प्रस्तुतिकरण होता है जी, जी। कलाकारों के द्वारा, जो नेशनल इंटरनेशनल कलाकार हैं, तो हुँ। उससे बच्चों को थोड़ा समझ में आना चालू होता है कि है क्या, हमारी सभ्यता क्या है और संगीत में भारतीय वाद्यों की क्या भूमिका है।
जी, जी, बिल्कुल सही कहा सर। चूँकि सर आप एक शिक्षक भी हैं, तो तानसेन समारोह विद्यार्थियों के लिए कितना प्रेरणादायक है? तानसेन समारोह कलाकारों के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है, हुँ, क्योंकि तानसेन समारोह में जब कलाकार आते हैं, तो उनको जब विद्यार्थी सुनते हैं तो मोटिवाई होते हैं और वो उनके प्रेरणादायक होते हैं। हुँ, जैसे हमने कोई बंदिश अपने कॉलेज में सीखी, शिक्षक ने सिखाया, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। जी, लेकिन जब उसी बंदिश को वही कलाकार जब मंच पे गा रहा होगा, तो किस तरीके से गाएगा वो, किस तरीके से उसमें ताने, आलाप ये सारी चीज़ें उसमें ली जाएँगी। जी, तो जी। जब ये बच्चे सुनते हैं तो उनको ये समझ में आना चालू होता है, क्योंकि संगीत एक ऐसा सागर है, इसका कोई वो नहीं है। एक मुझे पुराना लेख याद है कि पंडित रविशंकर जी से पूछा गया था कि जी, भाई राग यमन कैसे बजाया जाता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि राग यमन बजता कैसे है। जी, हर व्यक्ति का जैसे स्वरूप अलग होता है, चेहरा अलग होता है, उसी प्रकार हर राग का बजाने के हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है। तो जब एक ही राग को विद्यार्थी 10 लोगों के सुनेगा, तो जी, उसको जी। 10 तरीके से प्रकार समझ में आएंगी। बिल्कुल इसीलिए सही है। विद्यार्थी के लिए तानसेन समारोह में बहुत कुछ सीखने मिलता है, और मैं ये कहता भी हूँ कि सारे विद्यार्थी सुने। अब तो संस्कृति विभाग ने बहुत अच्छा, चूंकि लाइव भी चल रहा है, जी, तो जी। काफी सारे लोग घर पर भी सुनते हैं। बिल्कुल, अब संस्कृति विभाग यूट्यूब जी, चैनल पर भी जी, अपनी लाइव प्रसारण करते हैं ताकि आदमी जी, जी, अपने मोबाइल फ़ोन पर भी घर जी, के देख सकता जी, है। जी, जी, जी। सर जो लाइव प्रस्तुतियाँ होती हैं, उनसे कितनी जी। सीख मिलती है? एक्चुअल क्या है कि मोबाइल पर देखना और सुनना, जी। और लाइव देखना और सुनना, दोनों में हुँ। बहुत अंतर है। जी, जी, जी। क्योंकि जब हम किसी चीज को मोबाइल पर देखते हैं तो उसको बहुत ज्यादा बारीकी से नहीं देख सकते, बिल्कुल। और सही साउंड भी प्रॉपर नहीं होता है। मोबाइल उनके लिए ज्यादा बेटर है जो ऑलरेडी गाते बजाते हैं, या कलाकार हैं, या शिक्षक है जो समझदार है। जी, जी। लेकिन बच्चों को लाइव ही सुनना चाहिए कि वो जैसे कोई बजा रहा है, वाद्य बजा रहा है, तो हुँ। वो उस वाद्य में कैसे फिंगरिंग यूज कर रहा है, जी, जी, किस जी। तरीके से स्ट्रोक मार के बजा रहा है, सारंगी बजा रहा है तो गज कैसे चलना चाहिए, सरोद बजा रहा है तो उसका टोन कैसा होना चाहिए, मिलाने का तरीका क्या होना चाहिए, स्टेज पे बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। बिल्कुल संगीत तीनों चीजें सिखाता है, तहजीब तमीज भी सिखाता है, अदब सिखाता है, ये सारी चीज संगीत सिखाता है। तो जब हम सामने कलाकारों को बच्चे देखते हैं, तो वो हुँ। सारी चीजें बच्चों को समझ में आना चालू होती है। बिल्कुल क्योंकि सही कहा संगीत में आपने। पहली चीज हुँ। कायदा अदब है। जी, जी, जी। जब हमारे अंदर अदब कायदा होगा तभी हमारे संगीत के अंदर अदब कायदा आएगा। बिल्कुल, वाक़ई बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, जी, जी। सर तानसेन समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत के भविष्य को किस दिशा हुँ। में ले जा रहा है? शास्त्रीय संगीत के भविष्य को तानसेन बहुत उज्जवल भविष्य पर ले जा रहा है, हुँ। और ये इस बार 101 बार तानसेन समारोह है, बिल्कुल, जी। और शास्त्रीय संगीत के कई लोगों को नया मौका मिल रहा है, कई युवा प्रतिभाएँ हैं जिनको मौका दिया जा रहा है, उससे उनको मंच मिल रहा है और अपनी प्रतिभाएँ दिखाने का मौका मिल रहा है। और इसी प्रकार के कई समारोह होते हैं, तो वहाँ से प्रेरणा भी मिलती है, और बच्चों को ये लगता है कि हम ऐसा गाएँ कि हम भी यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, तो उससे शास्त्रीय संगीत प्रचलन में भी आ रहा है, और प्रतिदिन उन्नति पर भी जा रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर आप मानते हैं कि वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत की अपनी एक अलग पहचान है? जी, जी। बिल्कुल है, इंटरनेशनल लेवल मंच पे इसीलिए पहचान है कि आप आज देखिए कि आज विदेशों से आके व्यक्ति भारतीय संगीत सीख रहा है। बिल्कुल सही कहा जी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हुँ। ये संगीत एक ऐसा है कि इससे सारे डॉक्टरेट सब इलाज हो रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले कोई व्यक्ति कोमा में था, जी, और जी, बरसों जी। से था, लेकिन वो संगीत का प्रेमी था, उसको डॉक्टर एम राजन के वायलिन से उसको कोमा से बाहर किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने उसको म्यूज़िक थेरेपी शायद कहते हैं। म्यूजिक बिल्कुल। थेरेपी बहुत जगह चल रही है। जी, 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 आज भी वाक़ई। ऐसे लोग हैं कि जो इतने स्ट्रेस रहते हैं और शाम को आके संगीत सुनकर सोते हैं। बिल्कुल और सही जब वो कहा आपने। पुराने सॉन्ग ले लीजिए या क्लासिकल ले लीजिए, जब उनको सुनते हैं तो उनको ऑलरेडी नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, उनको नींद आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर एक सवाल और है कि हमारे आकाशवाणी को आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से आकाशवाणी हमेशा जो भारतीय संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है उसको हमेशा सुनाते हैं अपने श्रोताओं को, तो इसे कैसे देखते हैं आप? आकाशवाणी बहुत एक अपने आप में बहुत अच्छा वो है, और क्या कहते हैं नेशनल लेवल पर है। और आकाशवाणी जब से पॉपुलर है, जब एक रेडियो में आकाशवाणी की चैनल लगा के लोग सुनता था, जब टेलीविजन इतना नहीं होता था। जी, जी, जी।
और उस समय आकाशवाणी की बहुत भूमिका अच्छी रही, आज तक रही। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत जी, करने के लिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में